उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता चैप्टर 9। टॉपिक है खाता। खातेदारी का वर्ग। निम्नलिखित वर्ग के खातेदार होंगे। पहला है संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, दूसरा असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, तीसरा आसामी, चौथा सरकारी पट्टेदार। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो राजस्व संहिता के द्वारा या राजस्व संहिता के अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किए गए हों या उन पर आरोपित किए गए हों। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था, प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार या उसके तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा और उसको वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किए गए हों या उन पर आरोपित किए गए हों। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंधों के अधीन या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंधों के अनुसार किसी भूमि पर असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में स्वीकार किया गया हो। प्रत्येक व्यक्ति जिसे उस दिनांक को या उसके बाद उत्तर प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम 1952 के उपबंधों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो। प्रत्येक व्यक्ति जिसे उस दिनांक को या उसके बाद उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के उपबंधों के अधीन कोई भूमि आवंटित हो। प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के लागू होने के दिनांक से ठीक पहले धारा 77 के अंतर्गत न आने वाली भूमि का कब्जा आसामी था और 1407 फसली के वार्षिक रजिस्टर की श्रेणी 3 में इस रूप से दर्ज था, परंतु यह कि जहां किसी व्यक्ति की कब्जे की भूमि और उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में धृत कोई अन्य भूमि जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अधीन अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो, वहां ऐसे व्यक्ति के पक्ष में प्रथम उल्लिखित भूमि के उतने क्षेत्र के संबंध में जो उसके द्वारा धृत ऐसी अन्य भूमि को मिलाकर उस पर लागू अधिकतम क्षेत्र से अधिक न हो असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत होगा और उक्त क्षेत्र उपयुक्त अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विहित रीत से सीमांकित किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीत से उक्त दिनांक को या उसके पश्चात ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर ले। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और 5 वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारंभ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा 1 और उपधारा 2
में निर्दिष्ट प्रारंभ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारंभ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के किसी अन्य उपबंध में दी गई किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 या उपधारा 3 के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात बिक्री द्वारा भूमि का अंतरण करता है तो वह ग्राम पंचायत या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश के अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 में यथा परिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। कतिपय भूमि पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित भूमि में भूमिधर के अधिकार अर्जित नहीं करेगा। खलिहान, खाद के गड्ढों, चारागाह या सामान्यतः कब्रिस्तान या शमशान के लिए प्रयुक्त भूमि जिस पर पानी हो और जिसका उपयोग सिंघाड़ा या अन्य उपज उगाने के लिए किया जाता हो। भूमि जो नदी के तल में स्थित हो और जिसका उपयोग आकस्मिक या यदाकदा खेती के लिए किया जाता हो। स्थान परिवर्ती या अस्थायी खेती के ऐसे भूभाग जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। भूमि जिसे राज्य सरकार ने टोंगिया बागान के लिए आशयित घोषित या पृथक रक्षित किया हो और ऐसा अधिसूचित किया हो। बाग भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी गई समझी गई हो। सलेज फार्म या मलगत भूमि में सम्मिलित भूमि जो धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई या सौंपी समझी गई हो। भूमि जो सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगी कार्य के लिए अर्जित या धृत हो। भूमि जिस पर पोखर, तालाब या झील हो या जो तटबंध, बांध या भीटा का भाग हो और कोई अन्य भूमि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। स्पष्टीकरण। खंडजा में पद सार्वजनिक प्रयोजन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे। पहला है भूमि जो सैन्य शिविर भूमि के लिए पृथक रक्षित हो। दूसरा है भूमि जो रेलवे या नहर की सीमा में सम्मिलित हो। तीसरा भूमि जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं अपने प्रयोजनों के लिए अर्जित और धृत हो। चौथा है भूमि जो उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 29 ग में निर्दिष्ट हो। पांचवा भूमि जो किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता के प्रयोजनों के लिए आरक्षित हो। इस संहिता के अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां इस धारा की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित या पुनर्गृहीत किए गए भूखंड या भूखंडों से घिरी है अथवा उसके या उनके बीच में है, वहां राज्य सरकार ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है तो उपरोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक भूमि उसी प्रयोजन के लिए उसी ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो में सुरक्षित कर दी जाएगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अंतर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा विहित रीत से दे सकेगी। परंतु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी
जो कि विहित की जाए। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जाएगा। राज्य सरकार भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा 101 के अंतर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते हुए समय आरक्षित किए जाने के लिए या विनिमय किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी। इस धारा की उपधारा 2 के अंतर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा। स्पष्टीकरण: इस धारा की उपधारा 2 में पद लोक प्रयोजन का तात्पर्य आवश्यक परिवर्तनों के साथ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 3 के खंड या का के अंतर्गत परिभाषित लोक प्रयोजन से है। असामी: निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति असामी कहा जाएगा और उसको वह सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा अधीन ऐसे असामी को प्रदत्त या उस पर आरोपित किए गए हों। इस संहिता की धारा 76 की उपधारा 1 के खंड घ के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व असामी था, प्रत्येक व्यक्ति जिसे भूमि प्रबंधक समिति द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी भूमि पर असामी स्वीकार किया गया हो। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी भूमि के भूमिधर द्वारा उक्त दिनांक को या उसके पश्चात पट्टेदार के रूप में स्वीकार किया गया हो। प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन या अनुसार किसी अन्य रीति से असामी का अधिकार प्राप्त कर ले। अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों को अधिकार। पहला, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और किसी भी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। सेकेंड नंबर, असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर को इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जा का और कृषि से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि का उपयोग करने का अधिकार होगा। औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग। जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है वहां उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर यथाविहित जांच करने के पश्चात या तो यह घोषणा कर सकता है कि वह भूमि कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है या प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है। उप जिलाधिकारी ऐसी घोषणा या नामंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 45 कार्य दिवसों के अंदर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगा। परंतु यह कि इस धारा के अंतर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जाएगी कि जोत या उसका भाग चारदीवारी से घिरा है या मौके पर पड़ती है।
परंतु यह और कि इस उपधारा के अंतर्गत घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह-भूमिधर द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र तब तक पोषणीय होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के सभी सह-भूमिधरों द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या उसमें उनके हितों का विभाजन विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं कर दिया जाता है। उपधारा 1 के अधीन घोषणा करने के आवेदन में ऐसे विवरण होंगे और उसे ऐसी रीत से दिया जाएगा जैसी विहित की जाए। जहां उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र जोत के किसी भाग के संबंध में दिया जाएगा, वहां उपजिलाधिकारी विहित रीत से ऐसे भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है। इस धारा के अधीन उपजिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी यदि उसका यह समाधान हो जाए कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो। राज्य सरकार इस धारा के अंतर्गत घोषणा के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता है, परंतु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके किसी भाग को अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो इस धारा के अंतर्गत घोषणा के लिए कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा। घोषणा का परिणाम: जहां धारा 80 के अधीन घोषणा की जाए, वहां ऐसे जोत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे। भूमि के अंतरण के संबंध में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबंधन संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर के लिए लागू नहीं रह जाएंगे। अध्याय 11 में किसी बात के होते हुए भी उक्त घोषणा के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ के दिनांक से ऐसी भूमि भू राजस्व के भुगतान से मुक्त होगी। भूमिधर न्यायगमन के विषय में उस वैयक्तिक विधि से नियंत्रित होगा जिसके वह अधीन है। घोषणा का रद्द किया जाना: जब कभी किसी ऐसी जोत या उसके भाग जिसके संबंध में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई हो, कृषि से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, तब उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी विहित की जाए ऐसी घोषणा को रद्द कर सकता है। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई घोषणा रद्द की जाए, वहां जोत या उससे संबंधित भाग के संबंध में निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे, अर्थात जोत या उसका भाग अंतरण और न्यायगमन के विषय में इस अध्याय के द्वारा या अधीन आरोपित सभी निबंधनों के अधीन हो जाएगा। जोत या उसके भाग का उस कृषि वर्ष के जिसमें घोषणा को रद्द करने का आदेश दिया जाए, प्रारंभ के दिनांक से भू राजस्व का भुगतान किया जाएगा, परंतु जब तक इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसी जोत या भाग का कोई भू राजस्व पुनर्निर्धारित न किया जाए, तब तक कि धारा 80 के अधीन घोषणा किए जाने के पूर्व ऐसी जोत या उसके भाग के संबंध में देय या देय समझे गए भू राजस्व को ऐसी जोत या भाग के संबंध में देय भू राजस्व समझा जाएगा। जहां भूमि किसी संविदा या पट्टा के आधार पर उसके भूमिधर से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो और ऐसी संविदा या पट्टा के निबंधन
इस संहिता के उपबंधों से असंगत हो, वहां ऐसी संविदा या पट्टा ऐसी असंगत की सीमा तक शून्य हो जाएगा और कब्जाधारी व्यक्ति को भूमिधर के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा। परंतु घोषणा के रद्द किए जाने के दिनांक को विद्यमान भूमि बंधक को ऐसी भूमि पर देय एवं प्रतिभूत धनराशि के लिए दृष्टि बंधक द्वारा प्रतिस्थापित समझा जाएगा, जिसकी ब्याज की दर ऐसी होगी जैसी विहित की जाए। घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना। धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीत से अभिलिखित किया जाएगा और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अंतरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीत से नामांतरण आदेश पारित किया जाएगा। परंतु कोई असामी किसी ऐसी भूमि का जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा टोंगियो बागान के लिए आश्रित या पृथक रक्षित घोषित है, कृषि उपज की खेती और उत्पादन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करने का परिणाम, जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर धारा 79 के उपबंधों के उल्लंघन में अपनी जोत या उसके भाग का उपयोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ग्राम पंचायत के वाद पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा। जहां कोई असामी धारा 84 द्वारा अननुज्ञात किसी प्रयोजन के लिए अपनी जोत या उसके भाग का उपभोग करता है, वहां वह इस संहिता के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि धारक के वाद पर ऐसी जोत या उसके भाग से बेदखल किए जाने का भागी होगा। इस धारा के अधीन बेदखली के लिए पारित डिक्री में ऐसे कार्य की लागत जो भूमि को अपने मूल रूप में बहाल करने के लिए अपेक्षित हो के बराबर क्षति के भुगतान का निर्देश दिया जा सकता है। असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर का या असामी के हित का समाप्त हो जाना। जहां असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर या किसी असामी को धारा 85 के अनुसार किसी जोत या उसके भाग से बेदखल कर दिया गया हो, वहां ऐसे भूमिधर या असामी के ऐसी जोत या उसके भाग में समस्त अधिकार और हित उनमें किए गए किन्हीं सुधारों सहित समाप्त हो जाएंगे। सुधार जिसे न हटाया जाए। भूमिधर के लिए उस भूमि पर जिसका वह भूमिधर है, ऐसी भूमि पर खेती के लिए या उसका अधिक सुगम उपयोग करने के लिए उस भूमि पर कोई सुधार करना विधिपूर्ण होगा। जहां किसी खातेदार का किसी जोत या उसके भाग में अधिकार, हक या हित संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार समाप्त हो जाए, वहां उपधारा 1 के अधीन उसके द्वारा किए गए किसी सुधार कार्य को हटाने या प्रयोग में लाने का हकदार न होगा। अंतरण। भूमिधरों के हितों की संक्रमणीयता। नंबर 1, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का हित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय होगा। नंबर 2, इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित दशा के सिवाय किसी जोत में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी का हित संक्रमणीय नहीं होगा। भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके भाग का ऐसा अंतरण का अधिकार न होगा जहां ऐसा अंतरण उपधारा 2 या उपधारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन हो या उल्लंघन होने की संभावना हो। नंबर 2,
उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर से क्रय या दान के द्वारा किसी जोत या उसके भाग को अर्जित करने का अधिकार न होगा, जहां ऐसे अर्जन के परिणाम स्वरूप अंतरिती भूमि का हकदार बन जाता है, जो कि ऐसे अंतरिती द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को मिलाकर, और जहां पर ऐसा अंतरिती प्रकृत व्यक्ति है, उसके परिवार द्वारा धृत भूमि, यदि कोई हो, को भी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक हो जाती है। राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किसी अर्जन को प्राधिकृत कर सकती है, यदि ऐसा अर्जन पूर्त या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हो और किसी पंजीकृत सोसाइटी या किसी कंपनी या अन्य निगम या शिक्षण संस्था या किसी पूर्त संस्था के पक्ष में हो, और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन लोकहित में होगा, और ऐसे किसी मामले में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के उपबंध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे। भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भूमि का अर्जन न किया जाना। इस संहिता में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा या किसी अन्य रीत से जिसमें उसके पक्ष में कब्जे का अंतरण सम्मिलित है, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी भूमि को अर्जित करने का अधिकार न होगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनार्थ पद भारतीय नागरिक में कोई कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, जो पूर्णतया या मौलिक रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है, सम्मिलित होगी। बंधक द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। किसी भूमिधर को किसी जोत या उसके किसी भाग को बंधक रखने का अधिकार न होगा, जहां बंधक संपत्ति का कब्जा अग्रिम दी गई या अग्रिम दी जाने वाली, उस पर ब्याज के लिए बंधक की धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक ग्रहीता को अंतरित किया गया हो या अंतरित किए जाने हेतु करार किया गया हो। असंक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर द्वारा भूमि को बंधक रखना। इस संहिता के उपबंधों के अधीन किसी जोत या उसके किसी भाग में असंक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर का हित राज्य सरकार या किसी बैंक या किसी सहकारी समिति द्वारा यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण अधीन किसी अन्य वित्तीय संस्था से लिए गए या लिए जाने वाले ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जा के बंधक द्वारा अंतरित किया जा सकता है। खंड का में निर्दिष्ट मामले के संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में या अध्याय 12 के अधीन भू राजस्व के संग्रह की कार्यवाही में विक्रय किया जा सकता है। धनराशि प्राप्त करने के लिए कब्जा का अंतरण विक्रय माना जाएगा, यदि कोई भूमिधर ऋण के रूप में या ऐसे ऋण पर ब्याज के बदले में अग्रिम ली गई किसी धनराशि को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी जोत या उसके किसी भाग का कब्जा अंतरित करता है, तो किसी विधि या संविदा या अंतरण के अभिलेख में किसी बात के होते हुए भी यह संव्यवहार सदैव और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए अंतरिती को विक्रय माना जाएगा, और ऐसे प्रत्येक विक्रय पर धारा 89 के उपबंध लागू होंगे। पट्टे पर प्रतिबंध। कोई भूमिधर या असामी अपनी जोत या इसके किसी भाग के पट्टे पर नहीं देगा, सिवाय धारा 95 या धारा 96 में उपबंधित मामलों में। कृषि में प्रशिक्षण देने वाली मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था को किसी निःशक्त व्यक्ति द्वारा पट्टा करना।
कोई भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि धारण करने वाला कोई असामी एक बार में 3 वर्ष की सीमा से अनधिक अवधि के लिए अपने पूरे जोत या भाग को पट्टे पर दे सकता है, यदि वह निःशक्त व्यक्ति है, अर्थात वह नीचे उल्लिखित वर्गों में से किसी एक वर्ग का है, मानसिक रूप से बीमार या मंदबुद्ध व्यक्ति। ऐसे मामले में उसके अभिभावक द्वारा या उसके संपत्ति के प्रबंधक द्वारा पट्टा किया जाता है। किसी शारीरिक अशक्तता के कारण खेती करने के लिए असमर्थ कोई व्यक्ति, कोई देवता या कोई वक्फ, कोई विधवा या कोई अविवाहित स्त्री, विवाहित महिला परंतु वह तलाकशुदा हो, उसे पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, या अपने पति से न्यायिक रूप से पृथक है, या अपने पति या अपने पति के संबंधियों की क्रूरता के कारण पृथक रह रही हो, या उसका पति वर्गा वर्खा वर्च्छा वर्गजा का हो। कोई वयस्क व्यक्ति जिसका पिता या तो मृत है या वर्ग का वर्गखा वर्गच्छा वर्गजा या वर्गझा या वर्गीय का हो, ऐसे मामले में उसकी संपत्ति के अभिभावक द्वारा पट्टा किया जाता है। 35 वर्ष की आयु से नीचे का ऐसा व्यक्ति जो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है और जिसका पिता या तो मृत है या वर्ग का वर्गखा वर्गजा वर्गझा या वर्गीय का है। भारत सरकार की थल सेना, नौसेना या वायुसेना संबंधी सेवा में सेवारत कोई व्यक्ति या उसके साथ रह रही उसकी पत्नी या उसके साथ रह रहा उसका पति, कोई अन्य व्यक्ति जो विहित कारणों से अपने जोत में खेती करने में असमर्थ है, निरोध के अधीन या कारावास भोग रहा कोई व्यक्ति। जहां उत्तर प्रदेश कृषि उद्धार अधिनियम 1973 के अधीन कार्यवाहियों में कोई बैंक किसी भूमि को अधिग्रहित करता है, वह एक बार में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके भाग को पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात पट्टाधारक का इस प्रकार पट्टे पर दी गई भूमि में कोई अधिकार, हक या हित समाप्त हो जाएगा। स्पष्टीकरण: पद मानसिक रूप से बीमार और मंदबुद्धि के वही अर्थ होंगे जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में उनके लिए दिए गए हैं। निःशक्त सह अंशधारकों द्वारा पट्टा करना: जहां कोई जोत एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धृत की जाती है और उनमें से सभी धारा 95 की उपधारा 1 में उल्लिखित निःशक्तताओं के अधीन नहीं है, तो निःशक्त सह अंशधारक जोत में अपने अंश का अकेले पट्टा कर सकता है। जहां उपधारा 1 के अनुसरण में किसी सह अंशधारक द्वारा किसी जोत में किसी अंश का पट्टा कर दिया गया है, तो ऐसे असामी या सह अंशधारक ऐसे अंश के बंटवारे के लिए वाद कर सकता है। उपधारा 2 के अधीन विभाजन के लिए किसी वाद में किसी अन्य अनुतोष को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पट्टा कैसे किया जाएगा? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में किसी बात के होते हुए भी धारा 95 में निर्दिष्ट 1 वर्ष की सीमा से अधिक के लिए कोई पट्टा रजिस्ट्री लिखित द्वारा या विहित रीति से किया जाएगा। स्पष्टीकरण: कोई पट्टा जो इस धारा के उपबंधों का अनुपालन नहीं करता है, इस कारण से इस अध्याय के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया अंतरण नहीं समझा जाएगा। अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर
प्रतिबंध। इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा, परंतु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी जब अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के खंड का अथवा धारा 110 के खंड का जैसी भी स्थिति हो में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो। अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है उससे भिन्न किसी जिले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारोबार के निमित्त बस गया हो या सामान्य तौर पर रह रहा है, कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है। इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसी कि विहित की जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जनजाति के किसी भूमिधर को विक्रय, दान, बंधक या पट्टा के द्वारा किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरण करने का अधिकार न होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा बंधक रखना। इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबंधों में दी गई किसी बात के होते हुए भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिधर या कोई असामी राज्य सरकार से या धारा 92 के खंड में निर्दिष्ट किसी संस्था से लिया गया है या लिए जाने वाले किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बिना कब्जे के बंधक द्वारा किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का अंतरण कर सकता है। विनिमय। संहिता की धारा 77 में किसी बात के होते हुए भी कोई भूमिधर उप जिलाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति से अपनी भूमि का विनिमय अन्य भूमिधर द्वारा धारित भूमि से या धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या न्यस्त समझी गई भूमि से कर सकता है। दूसरा, उप जिलाधिकारी उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित मामलों में अनुज्ञा से इनकार कर देगा, अर्थात यदि ऐसा विनिमय जोतों की चकबंदी या कृषि कार्य में सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है, या विनिमय में दी गई और प्राप्त भूमि का विहित रीत से अवधारित मूल्यांकनों के मध्य का अंतर निम्नतर मूल्यांकन के 10% से अधिक हो जाता है। यदि विनिमय में दी गई और प्राप्त भूमि के क्षेत्रफलों के मध्य का अंतर निम्नतर क्षेत्रफल के 25% से अधिक हो जाता है। उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट भूमि के मामले में यदि वह नियोजित उपयोग के लिए आरक्षित है या ऐसी भूमि है जिसमें भूमिधरी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं, यदि भूमि एक ही तहसील के एक ही गांव या उससे लगे हुए गांव में स्थित न हो, परंतु यह कि राज्य सरकार इस धारा की उपधारा 2 के खंड घ में उल्लिखित भूमि से विनिमय की अनुज्ञा विहित शर्तों पर और विहित रीत से दे सकती। इस धारा में दी गई कोई बात किसी व्यक्ति को किसी जोत में उसके अविभाजित हित को विनिमय करने हेतु सशक्त करती हुई नहीं समझी जाएगी, सिवाय वहां जहां ऐसा विनिमय 2 या अधिक सह हिस्सेदारों के बीच हो। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में दी गई कोई बात इस धारा के अनुसरण में किसी विनिमय पर लागू नहीं होगी।
विनिमय के परिणाम। जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है तो का विनिमय के पक्षकारों को विनिमय में प्राप्त भूमि में वही अधिकार होंगे जैसा कि दी गई भूमि में उनके पास थे। खा है जहां धारा 101 के अनुसरण में कोई विनिमय किया जाता है तो उप जिलाधिकारी तदनुसार अधिकार अभिलेख में संशोधन किए जाने का आदेश देगा। इस प्रकार विनिमय की गई भूमि के लिए निर्धारित देय या देय समझे जाने वाली भू राजस्व की धनराशि एतद द्वारा प्रभावित नहीं होगी। इस संहिता के उल्लंघन में पट्टे का प्रभाव। जहां धारा 94, धारा 95, धारा 96 या धारा 99 के उल्लंघन में किसी भूमिधर ने अपनी किसी जोत या उसके किसी भाग को पट्टे पर दे दिया हो, वहां किसी विधि या संविदा या पट्टा अभिलेख में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां अपने परिवार द्वारा धृत भूमि के साथ पट्टेदार द्वारा धृत भूमि जिसमें कि उसको और उसके परिवार के किसी सदस्य को पट्टे पर दी गई भूमि सम्मिलित है, का कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में 5.0586 हेक्टेयर से अधिक न हो, तो वहां पट्टेदार उस पर असंक्रमणीय अधिकारों सहित भूमिधर हो जाएगा और समझा जाएगा। जहां कुल क्षेत्रफल जैसा ऊपर वर्णित है 5.0586 हेक्टेयर से अधिक है, वहां पट्टेदार उसका क्रेता हो जाएगा और समझा जाएगा और उस पर धारा 89 के उपबंध लागू होंगे। 104 नंबर, इस संहिता के उल्लंघन में अंतरण शून्य होगा। धारा 103 में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत या उसके भाग में अपने हित का किया गया प्रत्येक अंतरण जो इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में हो, शून्य होगा। 105 नंबर, संहिता के उल्लंघन में भूमिधर द्वारा अंतरण का परिणाम। जहां किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग में हित का अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाए, वहां ऐसे अंतरण के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे। ऐसे अंतरण की विषय वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। उस जोत या उसके भाग में विद्यमान वृक्ष, फल, कुएं और अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। खंडका और खंडखा में विनिर्दिष्ट संपत्तियों में अंतरक और अंतरिति का हित समाप्त हो जाएगा। खंडगा के अधीन अंतरक के हित की समाप्ति से किसी असामी का उसके अधीन धारण करने वाला हित समाप्त हो जाएगा। जहां कोई भूमि या अन्य संपत्ति उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई है, कलेक्टर के लिए ऐसी भूमि और अन्य संपत्ति का कब्जा लेना और ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या संपत्ति पर अध्यासन हो को उससे बेदखल करने का निर्देश देना विधि सम्मत होगा। इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और धारा 59 के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसे संपत्ति पर लागू होंगे। इस संहिता के उल्लंघन में असामी द्वारा किए गए अंतरण का परिणाम। जहां किसी जोत या उसके भाग में किसी असामी द्वारा किया गया हित का कोई अंतरण धारा 104 के अधीन शून्य हो जाए, वहां ऐसे असामी को इस संहिता के उपबंधों के अनुसार यथास्थित ग्राम पंचायत या अन्य भूमि धारक के वाद के आधार पर बेदखल कर दिया जाएगा।
अगला टॉपिक है न्यायिक गमन। भूमिधर या असामी द्वारा वसीयत। उपधारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसी जोत में अपने हित का इच्छा पत्र द्वारा वसीयत कर सकता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित संक्रमणीय अधिकारों वाले किसी भूमिधर के संबंध में धारा 98 में धारा 99 के उपबंध वसीयत किए जाने के निमित्त उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे जीवन काल में अंतरण के लिए लागू होते हैं। इस धारा के अधीन प्रत्येक इच्छापत्र किसी विधि रूढ़ या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी लिखित रूप में और 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित होगा और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। असंक्रमणीय अधिकार वाले किसी भूमिधर या असामी को किसी जोत में अपने हित को इच्छापत्र द्वारा वसीयत करने का अधिकार न होगा। इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में की गई कोई वसीयत शून्य होगी। पुरुष भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम। धारा 107 के उपबंधों के अधीन किसी पुरुष भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जोत में उसके हित का न्यायगमन उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों के नातेदार होने पर नीचे दिए गए सिद्धांत के अनुसार उपधारा 2 के किसी एक खंड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे। उपधारा 2 के किसी पूर्ववर्ती खंड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात खंड का में स्थित उत्तराधिकारी खंड खा में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खंड खा में स्थित उत्तराधिकारी खंड गा में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे। भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार या किसी पूर्वमृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी जो यदि जीवित होता है तो उत्तराधिकारी होता है कि यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो ऐसी समस्त विधवाएं एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी। विधवा या विधवा माता या विधवा पिता की विधवा माता या किसी पूर्वमृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी जो यदि जीवित होता है तो उत्तराधिकारी होता है कि विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो। उपधारा 1 के उपबंध के अधीन पुरुष भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं। विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार। परंतु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और विधवा चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्वमृत पुत्र को यदि वह जीवित होता है न्यायगत होता है। माता और पिता निकाल दिया गया। विवाहित पुत्री, भाई और अविवाहित बहन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो और पूर्व मृत भाई का पुत्र जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो। पुत्र की पुत्री पिता की माता और पिता के पिता पुत्री का पुत्र, विवाहित बहन, सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। बहन का पुत्र, सौतेली बहन का पुत्र जहाँ बहन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। भाई के पुत्र का पुत्र, पिता के पुत्र का पुत्र, पिता के पिता का पुत्र, पिता के पिता के पुत्र का पुत्र,
माता की माता का पुत्र। धारा 109 स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार। जहां उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे और ऐसी स्त्री का ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु हो, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले, वहाँ जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबंधों के अधीन यथास्थित अंतिम पुरुष भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यायगत होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा में पद निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अविनिश्चित वारिस से, परंतु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाले किसी स्त्री जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खंडिका में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित हैं की मृत्यु हो जाती है तो जोत में उसका हित धारा 110 के खंडिका में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यायगत होगा। धारा 110 धारा 110 स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकार। जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाए, वहां किसी जोत या उसके किसी भाग में उसका हित धारा 107 से धारा 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यायगत हो जाएगा। काय पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में, परंतु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा, परंतु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो अपवर्जित हो जाएगी। खापति निरसित विवाहित पुत्री, अंगा पुत्री का पुत्र, चा पिता, चा विधवा माता, भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो और भाई का पुत्र प्रति शाखा अनुसार, अविवाहित बहन, विवाहित बहन, बहन का पुत्र। धारा 111 धार्मिक विन्यासों आदि के प्रति या वृत्तियां। इस अध्याय में दी गई किसी बात का अर्थ किसी हिंदू देवस्थान, मठ या देवोत्तर संपत्ति या किसी मुस्लिम वक्फ जिसमें कोई जोत भी शामिल है के प्रबंधन के न्यायगमन पर लागू नहीं समझा जाएगा और जो ऐसी वैयक्तिक या अन्य विधियों द्वारा शासित होता रहेगा जो उस पर लागू होती हो। धारा 112 उत्तरजीविता द्वारा सह खातेदारों के हित का संक्रमण। जहां दो या उससे अधिक सह विधवाएं किसी पुरुष खातेदार का हित इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात उत्तराधिकार में प्राप्त करें और उनमें से कोई एक ऐसे प्रारंभ के पश्चात धारा 108 के अनुसार उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मर जाए या पुनर्विवाह कर ले, वहां ऐसी सह विधवा का हित उत्तरजीविता द्वारा उत्तरजीवी विधवा को, और जहां दो या अधिक ऐसी उत्तरजीवी सह विधवाएं हों
वहाँ उत्तरजीवी सह विधवाओं को समान अंश में संक्रमित हो जाएगा। जहाँ कोई भूमि दो या अधिक सह खातेदारों द्वारा धृत हो और इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात में उसमें से किसी एक की धारा 108 से धारा 110 तक के अधीन उत्तराधिकार के लिए हकदार कोई वारिस छोड़े बिना मृत्यु हो जाए, वहाँ ऐसे सह खातेदार का हित उत्तरजीवी सह खातेदारों के समान अंशों में संक्रमित हो जाएगा। धारा 113 भारतीय नागरिक या भारतीय मूल से भिन्न व्यक्ति विरासत प्राप्त नहीं करेंगे। इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है से भिन्न कोई व्यक्ति न तो इच्छा पत्र द्वारा और न विरासत द्वारा किसी भूमि या उसमें किसी हित के अर्जन का हकदार होगा। धारा 114 न्यायगमन से संबंधित सामान्य शर्तें। इस अध्याय के अधीन किसी जोत में हित का न्यायगमन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा। यदि किसी भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई बच्चा गर्भ में था जो उसके बाद जीवित पैदा हुआ हो, तो ऐसे बच्चे को उत्तराधिकार का उसी प्रकार अधिकार होगा मानो यह ऐसे भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पहले पैदा हुआ या हुई हो, और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जाएगा। जहां दो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में हुई हो जिससे यह निश्चित न हो पाए कि उनमें से किसकी मृत्यु हुई है, और यदि मृत्यु हुई है तो कौन दूसरे के बाद जीवित बचा है, तब किसी जोत में हित के न्यायगमन के प्रयोजन के लिए यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए कि छोटा बड़े के बाद जीवित बचा है, कोई व्यक्ति जो किसी भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की हत्या कर देता है या ऐसी हत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह किसी जोत में मृतक के हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति खंडगा के अधीन किसी भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार के जोत में हित को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाए, तो ऐसे हित का इस प्रकार न्यायगमन हो जाएगा मानो अयोग्य व्यक्ति की मृत्यु ऐसे भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पूर्व हुई हो। स्पष्टीकरण। इस धारा में पद हत्या का तात्पर्य किसी ऐसे अपराध से है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 304 खा, धारा 305 या धारा 306 के अधीन दंडनीय है। धारा 115 राजगामी संपत्ति। जहां किसी भूमिधर या ग्राम पंचायत से प्राप्त भूमि को धृत करने वाले किसी असामी की ज्ञात उत्तराधिकार के बिना मृत्यु हो जाए, वहां उप जिलाधिकारी ऐसे भूमिधर या असामी द्वारा धृत भूमि का कब्जा लेगा और उससे विहित रीत से किसी एक समय में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है। उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक पट्टे की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं। यदि भूमि पर उप जिलाधिकारी द्वारा कब्जा लेने के 3 वर्ष के भीतर कोई दावेदार भूमि को उसे वापस दिलाने के लिए आवेदन करता है, तो उप जिलाधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह उचित समझे ऐसे दावे
को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। उपधारा 3 के अधीन अपना दावा अस्वीकृत होने के बाद आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश संसूचित किए जाने के दिनांक के 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए धारा 144 के अधीन वाद प्रस्तुत कर सकता है। उप जिलाधिकारी उपधारा 1 और उपधारा 2 के अनुसार भूमि के पट्टे पर तब तक देता रहेगा जब तक कि उपधारा 4 में निर्दिष्ट वाद का अंतिम रूप से विनिश्चय न हो जाए। यदि उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से 3 वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित न हो या यदि ऐसे दावेदार का जिसका दावा उपधारा 3 के अधीन अस्वीकार कर दिया गया हो, उपधारा 4 के अनुसार वाद प्रस्तुत न करे या ऐसा वाद प्रस्तुत करे और वह अंतिम रूप से खारिज हो, तो निम्नलिखित दिनांक से धारा 59 के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण में ऐसी भूमि निहित हुई समझी जाएगी। उपधारा 3 में निर्दिष्ट 3 वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार उपस्थित न हो, उपधारा 4 में निर्दिष्ट 1 वर्ष की अवधि के समापन के दिनांक से जहां कोई दावेदार घोषणा का वाद दाखिल नहीं करता है, ऐसे अंतिम खारिजा के दिनांक से जहां उपधारा 4 के अधीन दावेदार द्वारा दाखिल किया गया वाद अंततः खारिज कर दिया गया है। जहां कोई दावेदार उपधारा 3 के अधीन किसी दावे में या उपधारा 4 के अधीन किसी वाद में सफल होता है, वहां वह तत्समय प्रदत्त किसी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी ऐसी भूमि पर अध्यासन और उसके संबंध में देय भू राजस्व की समस्त बकाया उसके प्रबंध का व्यय काटने के पश्चात पट्टेदार से वसूल किए गए लगान पाने का हकदार होगा। टॉपिक है विभाजन। धारा 116 जोत के विभाजन के लिए वाद। भूमिधर ऐसी जोत के जिसका वह सह अंशधारी है विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विद्यमान वृक्षों, कुओं और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है, लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नहीं है वहां पर उपरोक्त वृक्षों, कुओं और अन्य सुधारों एवं उनके मूल्यांकन का विहित रीत से विभाजन और समायोजन किया जाएगा। जहां ग्राम पंचायत से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत में संयुक्त रूप से हित रखते हों, वहां एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है। इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जाएगा। धारा 117 जोत के विभाजन के लिए न्यायालय का कर्तव्य। धारा 116 के अधीन जोत के विभाजन के प्रत्येक वाद में सहायक कलेक्टर का न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विहित की जाए। प्रत्येक ऐसे विभाजन के संबंध में देय भू राजस्व को प्रभाजित करेगा। धारा 116 में निर्दिष्ट जोत के विभाजन से अंतिम डिक्री के दिनांक के पूर्व देय भू राजस्व के संबंध में उसके खातेदारों के संयुक्त दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समर्पण और परित्याग। धारा 118 भूमिधर द्वारा समर्पण। पहला है भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने हित का समर्पण तहसीलदार को ऐसा करने के आशय से सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या नहीं। दूसरा है जहां किसी जोत का केवल हिस्सा समर्पित
किया गया हो वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा देय भू राजस्व को प्रभावित करेगा। धारा 119 असामी द्वारा समर्पण। असामी द्वारा किसी जोत में अपने हित का समर्पण भूमि धारक को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित नोटिस देकर उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है। धारा 120 समर्पण का प्रभाव। किसी भूमिधर या असामी के संबंध में यह समझा जाएगा कि अपने द्वारा धृत भूमि का समर्पण उस दिनांक से कर दिया है जब धारा 118 या धारा 119 के अनुसार ऐसी भूमि का कब्जा छोड़ दिया गया हो। जहां कोई भूमि किसी असामी द्वारा समर्पित कर दी जाए वहां ऐसी भूमि में उसका अधिकार हक हित समर्पण के दिनांक से समाप्त समझा जाएगा। किसी भूमिधर द्वारा समर्पित कर दी जाए वहां ऐसे जोत में या उसके भाग में ऐसे भूमिधर का और उसके माध्यम से दावा करने वाले का प्रत्येक अन्य व्यक्ति का अधिकार हक और हित उक्त दिनांक से समाप्त समझा जाएगा। धारा 121 समर्पण की स्थिति में लगान या राजस्व का दायित्व। धारा 118 से धारा 120 के उपबंधों के होते हुए भी भूमिधर या असामी समर्पण के दिनांक के अनुगामी कृषि वर्ष के संबंध में जोत का यथास्थित भू राजस्व या लगान का देनदार बना रहेगा जब तक कि समर्पण का नोटिस अप्रैल की प्रथम दिनांक के पूर्व न दे दिया गया हो। धारा 122 भूमिधर द्वारा परित्याग। यदि कोई भूमिधर लगातार 3 कृषि वर्ष की अवधि तक भू राजस्व का भुगतान न करे और उस भूमि का कृषि के लिए प्रयोग न करे और वह उस ग्राम को छोड़ दे जिसमें वह साधारणतः निवास करता है और जिसका पता न हो तो कलेक्टर ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे ऐसे भूमिधर द्वारा धृत भूमि का कब्जा ले सकता है। जहां कलेक्टर ने उपधारा 1 के अधीन किसी भूमि का कब्जा ले लिया हो वहां उसे भूमिधर की ओर से एक बार में एक कृषि वर्ष की अवधि के लिए विहित रीत से पट्टे पर दे सकता है। यदि भूमिधर या कोई अन्य व्यक्ति जो विधि पूर्वक भूमि का हकदार हो उस दिनांक को जब कलेक्टर ने उसका कब्जा लिया हो अनुगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ होने से 3 वर्ष की अवधि के भीतर उसका दावा करे तो वह उसे देयों का यदि कोई हो भुगतान करने पर और ऐसे निबंधन और शर्तों पर जिन्हें कलेक्टर उचित समझे वापस कर दी जाएगी। जहां उपधारा 3 के अधीन कोई दावा न किया जाए या यदि कोई दावा किया जाए किंतु अस्वीकृत कर दिया जाए वहां कलेक्टर जोत को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश देगा। उपधारा 4 के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश विहित रीत से प्रकाशित किया जाएगा और धारा 144 के अधीन किसी वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इस धारा की कोई बात ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी जोत पर लागू नहीं होगी जिसके पक्ष में धारा 80 के अधीन घोषणा की गई हो जहां ऐसी घोषणा निरंतर प्रवृत्त हो। धारा 123 परित्याग का परिणाम। जहां धारा 122 के अधीन कोई जोत परित्यक्त हो वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे। जोत समस्त भारों से मुक्त राज्य सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी। संबद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार हक या हित नहीं रह जाएगा। संबद्ध भूमिधर ऐसे कृषि वर्ष के लिए जिसके दौरान उक्त धारा की उपधारा 4 में निर्दिष्ट आदेश दिया गया हो ऐसी जोत के संबंध में देय भू राजस्व का देनदार बनेगा। ग्राम पंचायत को कब्जा देना।
जब इस संहिता के धारा 124 ग्राम पंचायत को कब्जा देना, जब इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी भूमि में भूमिधर का हित समाप्त हो जाएगा, तब उप जिलाधिकारी संबद्ध ग्राम पंचायत के आवेदन देने पर ऐसी भूमि का अपराधिकृत अध्यासन रखने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ग्राम पंचायत को ऐसी रीत से जैसी विहित की जाए दे सकता है। उपधारा 1 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे असामी को जिसके पास किसी ग्राम पंचायत से या धारा 95 की उपधारा 2 के अंतर्गत किसी बैंक से भूमि प्राप्त हो, बेदखल करने पर लागू होंगे। ग्राम पंचायत द्वारा टॉपिक ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा। धारा 125 ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि में भूमि प्रबंधक समिति द्वारा प्रवेश। भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि का पट्टा उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को निम्नलिखित रूप में स्वीकार कर सकती है। धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गई धारा 77 में विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न किसी भूमि में निमित्त असंक्रमणीय अधिकारों वाला भूमिधर खंडका या खंडजा या खंडझा में स्थित भूमि को छोड़कर धारा 77 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का असामी, जहां ऐसी भूमि धारा 61 के खंड का में विनिर्दिष्ट किसी तालाब से भिन्न धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को ऐसी भूमि सौंपी जाए या सौंपी हुई समझी जाए। धारा 126 भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि उठाने में वरीयता क्रम। धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या असामी के रूप में भूमि उठाते समय, जिसे आगे इस अध्याय में भूमि का आवंटन कहा गया है, भूमि प्रबंधक समिति निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करेगी। किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो, विधवा पुत्र, अविवाहित पुत्रियां या माता पिता जो ग्राम सभा में निवास करते हो और भूमिहीन हो। ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन जो संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतया विकलांग हो गया हो। ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन कृषि श्रमिक जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला सामान्य श्रेणी का व्यक्ति हो। ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक। ग्राम सभा में निवास करने वाला किसी अधिकारी से भिन्न कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति जो संघ के सशस्त्र बल से सेवा निवृत्त हो गया है या सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो या सेवा से उन्मोचित कर दिया गया हो। ग्राम सभा में निवास करने वाला कोई भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गई हो। कोई भूमिधर या असामी जो ग्राम सभा के सर्किल में निवास करता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि हो। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी का कोई अन्य भूमिहीन कृषि श्रमिक जो ग्राम सभा में
निवास न करता हो, किंतु उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 42 में निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए आवंटन में इस संहिता द्वारा किसी निश्चित अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई आवंटन सम्मिलित है। तीसरा, किसी व्यक्ति को भूमिहीन समझा जाएगा यदि उसके या उसके पति या उसकी पत्नी या उसके अवयस्क बच्चों और जहां आवंटित स्वयं अवयस्क हो वहां उसके माता पिता के पास आवंटन के दिनांक को उक्त दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष की अवधि में कोई भूमि न रही हो। स्वतंत्रता सेनानी का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 में यथा परिभाषित हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथावधारित व्यक्तियों से है। उपधारा 1 के अधीन जितनी भूमि का आवंटन किया जाए वह ऐसी भूमि को मिलाकर जो आवंटन के ठीक पूर्व भूमिधर या असामी की रूप में उसके द्वारा धृत हो, क्षेत्रफल में 1.26 हेक्टेयर से अधिक न हो। आवंटन का परिणाम: जहां कोई भूमि किसी व्यक्ति को धारा 125 और 126 के अनुसार आवंटित की जाए और ऐसी भूमि पर कोई वृक्ष या सुधार विद्यमान हो, वहां जब तक कि प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसा वृक्ष या सुधार भी उस भूमि के साथ संबद्ध व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जाएगा। आवंटी ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाए, इस प्रकार से आवंटित भूमि को धारण करेगा। परंतु यह कि यदि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में बराबर हिस्से की सह आवंटी होगी। धारा 128 आवंटन और पट्टा रद्द किया जाना: कलेक्टर किसी आवंटन के संबंध में विहित रीत से स्वप्रेरणा से जांच कर सकता है और किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर जांच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाए कि आवंटन इस संहिता या इस संहिता द्वारा निर्देशित किसी अधिनियमितियों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह आवंटन और पट्टा यदि कोई हो को निरस्त कर सकता है। उपधारा 1 के अंतर्गत कोई प्रार्थना पत्र इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व किए गए आवंटन की स्थिति में ऐसे प्रारंभ के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर और ऐसे प्रारंभ के दिनांक को या उसके पश्चात किए गए आवंटन की स्थिति में ऐसे आवंटन या पट्टा के दिनांक के 5 वर्ष के भीतर दिया जा सकता है। जहां किसी भूमि का आवंटन या पट्टा उपधारा 1 के अधीन निरस्त किया जाए वहां निम्नलिखित परिणाम होंगे। ऐसी भूमि में और उस विद्यमान प्रत्येक वृक्ष या अन्य सुधार में आवंटित या पत्तेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति का अधिकार, हक या हित समाप्त हो जाएगा और वे ग्राम पंचायत को प्रतिवर्तित हो जाएंगे। कलेक्टर ऐसी भूमि
वृक्ष या सुधार को धृत करने या उस पर कब्जा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात ग्राम पंचायत को तुरंत उन पर कब्जा देने का निर्देश कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक है। जहां उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट आवंटन या पट्टा को निरसित करने की कार्यवाही में कलेक्टर का यह समाधान हो जाए कि धारा 77 में निर्दिष्ट कोई भूमि उसके खंड का या खंड जा या खंड झा के सिवाय किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में आवंटित की गई है, वहां वह आवंटन या पट्टा निरस्त करने के बजाय यह निर्देश दे सकता है कि आवंटिती या पट्टेदार को धारा 125 के खंड ख के अधीन असामी माना जाएगा। इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 210 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 5 और धारा 49 के उपबंध इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे। आवंटित धारा 129 आवंटिती या सरकारी पट्टेदार को कब्जा देने की बहाली। जहां धारा 125 के अनुसरण में कोई भूमि किसी व्यक्ति को स्वीकृत की जाती है या जहां राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई भूमि उठाई जाती है और आवंटिती या पट्टेदार से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसी भूमि पर काबिज हो, तो सहायक कलेक्टर यथास्थित स्वप्रेरणा से आवंटिती या पट्टेदार को कब्जा दिला सकता है और आवंटिती या पट्टेदार के आवेदन पर उसे ऐसी भूमि पर काबिज करेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग जैसे वह आवश्यक समझे कर सकता है या करा सकता है। उपधारा 1 के अधीन कब्जा दे दिए जाने के पश्चात किसी भूमि या उसके भाग का पुनः अधिभोग के संबंध में धारा 65 की उपधारा 2 से उपधारा 8 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। अगला टॉपिक है बेदखली। धारा 130 भूमिधरों को बेदखल न किया जाना। इस संहिता के द्वारा या अधीन यथा उपबंधित के सिवाय कोई भूमिधर उसके द्वारा धारित भूमि में बेदखल नहीं किया जाएगा। धारा 131 असामी के विरुद्ध बेदखली आदि के लिए वाद। कोई असामी उसके द्वारा धारित भूमि से ग्राम पंचायत या भूमिधारक के वाद के सिवाय जैसी भी स्थिति हो जो कि निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर दाखिल किया जा सकता है, बेदखल नहीं किया जाएगा। या कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन असामी का हित उसके द्वारा धारित भूमि में समाप्त हो गया है, या कि असामी वर्षानुवर्ष या किसी एक अवधि के लिए भूमि धारण कर रहा था जो कि पहले ही समाप्त हो चुकी है या चालू कृषि वर्ष की समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जाएगी, या कि असामी किसी ऐसे प्रयोजन हेतु भूमि का प्रयोग कर रहा है जो धारा 84 के द्वारा अनुज्ञेय नहीं है, या कि भूमि धारक धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी निःशक्तता से ग्रस्त था और या तो उसकी निःशक्तता समाप्त हो गई है या वह भूमि को अपने निजी कृषि उपयोग में लाना चाहता है, यह कि असामी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगान का व्यतिक्रमी था और वह मांग की सूचना
तामील के बावजूद 30 दिनों के अवधि के भीतर भूमिधारक को उसका भुगतान करने में विफल रहा हो, या कि असामी ने उसके द्वारा धारित संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में अंतरित कर दिया है। इस धारा के अधीन वाद दाखिल करने के पूर्व असामी को निकल जाने की कोई सूचना देना आवश्यक न होगी। भूमिधारक बेदखली के किसी वाद में लगान के बकाये का भी दावा कर सकता है। भूमिधारक असामी को बेदखली के लिए वाद दाखिल किए बिना भी लगान के बकाये का वाद दाखिल कर सकता है। फसलों और पेड़ों पर अधिकार, जहां धारा 132 फसलों और पेड़ों पर अधिकार, जहां धारा 131 के अधीन किसी वाद में पारित डिक्री के निष्पादन में कोई असामी बेदखल किया जाता है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि न्याय निर्णीत ऋणी की असंग्रहित कोई फसल या पेड़ भूमि पर विद्यमान है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दी गई किसी बात के होते हुए भी न्यायालय निम्नलिखित रीत से कार्यवाही करेगा। यदि न्याय निर्णीत ऋणी पर देय धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या अधिक है, तो न्यायालय ऐसी फसलों और पेड़ों के साथ भूमि का कब्जा डिक्री धारक को परिदत्त करेगा और ऐसी फसलों और पेड़ों में न्याय निर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जाएंगे। यदि न्याय निर्णीत ऋणी को देय धनराशि ऐसी फसलों और पेड़ों के मूल्य से कम है और डिक्री धारक ऐसी धनराशि और मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान न्याय निर्णीत ऋणी को कर देता है, तो न्यायालय भूमि का कब्जा डिक्री धारक को सौंप देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में या पर न्याय निर्णीत ऋणी के सभी अधिकार डिक्री धारक को चले जाएंगे। डिक्री धारक को ऐसे अंतर का भुगतान नहीं करता है, तो न्याय निर्णीत ऋणी को भूमि के उपयोग और अध्यासन हेतु न्यायालय द्वारा यथानियत प्रतिकर का भुगतान करने पर ऐसी फसलों, पेड़ों या ऐसे पेड़ों के फलों की देखभाल करने, एकत्रित करने या हटाने का अधिकार होगा, जब तक कि ऐसी फसल या पेड़ यथास्थिति एकत्रित किए या हटाए या काटे नहीं जाते, वे मृत नहीं हो जाते। डिक्री निष्पादनकर्ता न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर फसलों या पेड़ों के मूल्य का उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन न्याय निर्णीत ऋणी द्वारा देय प्रतिकर का अवधारण कर सकता है। धारा 134 व्यादेश, क्षतिपूर्ति आदि के लिए वाद, ग्राम पंचायत या भूमिधारक धारा 131 के अधीन किसी आसामी की बेदखली हेतु वाद चलाने के बजाय उप जिलाधिकारी के न्यायालय में निम्नलिखित के लिए वाद दाखिल कर सकता है। भूमि के किसी अपराधिकृत उपयोग या उससे किसी रूप में बेकार करने या नुकसान पहुंचाने से उसको रोकने के लिए व्यादेश, ऐसे उपयोग में लाने या बेकार करने या नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु, भूमि को बेकार करने या हुए नुकसान की भरपाई हेतु। धारा 134 बिना हक के भूमि के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, जहां कोई व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों की अनुरूपता से अन्यथा ऐसे भूमिधर या असामी की सहमति के बिना
किसी भूमिधर या असामी के जोत के अंशभूत किसी भूमि का कब्जा लेता है या रखता है तो ऐसा व्यक्ति संबंधित भूमि या असामी के वाद पर बेदखली का दायी होगा और विहित दरों पर नुकसानी का भुगतान करने का भी दायी होगा। उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भूमि से संबंधित प्रत्येक वाद हेतु राज्य सरकार और ग्राम पंचायत को अन्य पक्षकार के रूप में अभियोजित किया जाएगा। धारा 135 निरसित। धारा 136 ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली। ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी की बेदखली। इस संहिता के अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के आवेदन पर उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट किसी भूमि का कब्जा लेने या रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कर सकता है यदि ऐसा कब्जा इस संहिता के उपबंधों के उल्लंघन में हो या ऐसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की सहमति के बिना हो और विहित दरों पर नुकसान का भुगतान करने का दायी होगा। उपधारा 1 के उपबंध भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगे अर्थात इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या अन्यस्थ समझी गई कोई भूमि। कोई भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकरण इस संहिता के उपबंधों के अधीन कब्जा लेने का हकदार हो। कोई भूमि जो ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण की हो या के स्वामित्व में हो या द्वारा धारित की गई हो। असामी धारा 77 के खंड घ या ग में विनिर्दिष्ट भूमि धारण कर रहा था और ऐसी भूमि में फसलों की पैदावार असंभव हो गई है। असामी को धारा 125 के खंड ख के अधीन भूमि दी गई थी और ग्राम पंचायत उससे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहती है। इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति किसी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर न दिया जाएगा। इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को बेदखल करते समय उप जिलाधिकारी यथा आवश्यक बल का प्रयोग कर सकता है या करवा सकता है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द भूमि में ऐसी भूमि पर विद्यमान पेड़ और अन्य सुधार भी। धारा 137 गलत बेदखली के लिए उपचार। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार से अन्यथा किसी भूमि में बेदखल किया गया या बेदखली से आशंकित या कब्जा लेने से निवारित किया गया कोई असामी इस प्रकार निकालने का प्रयास करने वाले या कब्जे से बाहर रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भूमि के कब्जे के लिए गलत रूप में बेदखली हुई क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर कर सकता है जब किसी गलत विस्थापन के लिए न कि कब्जेदारी के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कोई डिक्री पारित की जाती है तो प्रदान की गई क्षतिपूर्ति उस संपूर्ण अवधि के लिए होगी जिसके दौरान असामी कब्जा रखने के लिए हकदार था।